दोस्तों, महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 13 जनवरी से इस महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और इस तैयारी के साथ साथ आतंकवादी, उग्रवादी, गंदे लोग, लुटेरे लोग भी अपनी अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए योगी आदित्यनाथ, जो हमारे सीएम साहब हैं, वो नए नए रणनीति अपना रहे हैं और पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी भी रोज नित्य नए पैतरे आजमा रहे हैं इनको पकड़ने के लिए। और इसके साथ साथ इन आतंकवादी, उग्रवादी, लुटेरे ये भी नित्य नए नए पैतरे चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में साधु के भेष में, नागाओं के भेष में कुछ उग्रवादी थे, कुछ लुटेरे थे जो एक महिला को पकड़ लेते हैं और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या, जब वो महिला की हकीकत सामने आती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भागना चाहते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते हैं और सब के सब या तो पकड़े जाते हैं या तो मारे जाते हैं। आखिर कौन थी वो महिला जो कि बुर्के में थी? आइए दोस्तों, पूरे रहस्य पर्दा उठाते हैं और कहानी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत महाकुंभ 2025 के मेले से होती है। इसी मेले में फुटकर दुकानदार दुकान खोले हुए थे। बहुत दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे। वहीं एक व्यक्ति जिनका नाम था राजा राम और उनकी पत्नी का नाम था सावित्री, बिहार से आते हैं। दोनों का मुख्य धंधा था होटल चलाने का। वो छोटे मोटे ढाबे पर होटल चलाया करते थे और खाना बेचा करते थे, जिससे उनकी आमदनी अच्छी हो जाया करती थी। दोनों पति पत्नी विचार करते हैं कि हमें भी कुंभ मेला जाना चाहिए और वहाँ एक छोटा सा होटल कर लेते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा और कुंभ स्नान का भी हमें फायदा मिल जाएगा। दोस्तों, कुंभ मेला जो 12 साल में लगती है, इसकी मान्यता ये है कि जो एक बार वहाँ स्नान कर लेता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है, परम पवित्र बन जाता है। कुंभ शाही स्नान की बड़ी ही महत्ता है। इस बार महाकुंभ मेले में लगभग 50 करोड़ साधु, संत और आमजनों की आने की उम्मीद है, जिसका व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ सुचारू रूप से कर रहे हैं। इतने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोई गलत हरकत ना हो जाए, किसी भी संत को, किसी भी साधु को, किसी भी नागाओं को और कोई भी आमजन जो कि भक्त लोग हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए, योगी जी बहुत अच्छे व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने अग्र सोची बन के सोचा है कि साधुओं के भेष में भी अच्छे अच्छे कमांडो और पुलिस वाले की तैनाती कर दी गई है। महिला कमांडो को भी साधु के भेष में तैनाती हो गई है। चप्पे चप्पे में पुलिस की निगरानी है। और दोस्तों, एक नाम आपको और बताता हूँ, डीजी तिलोत्तमा वर्मा का। तिलोत्तमा वर्मा को आप लोग शायद जानते होंगे। जो हमारे उम्र के आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं वो तिलोत्तमा वर्मा का नाम जरूर सुने होंगे। तिलोत्तमा वर्मा उत्तर प्रदेश कैडर की 2090 की आईपीएस अधिकारी है। बहुत ही जांबाज, बहुत ही निडर और बहुत ही साहसी महिला आईपीएस है। आपको हाथरस का घटना याद होगा, जो 2002 में हाथरस में एक बैंक लूटा गया था। उस टाइम वहाँ की आईपीएस तिलोत्तमा वर्मा थी, जो बैंक लुटेरे के साथ मुठभेड़ करती है और उनको मार गिराती है और कुछ को जिंदा ही पकड़ लेती है। तिलोत्तमा वर्मा को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, जो भारत का इतिहास भी बताता है। सिर्फ अभी तक 2 महिला को ही राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। उसमें से एक है आईपीएस तिलोत्तमा वर्मा, जो कि अभी डीजी की पोस्ट पे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भी इस मेले की देखरेख में और काम सुचारू रूप से चले उनको बुला लिया है। अब दोस्तों, मेन कहानी पे आते हैं। राजा राम अपनी पत्नी के साथ आते हैं कुंभ मेला में और एक दुकान लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना होटल चला सके। लेकिन दुकान उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था। लेकिन ये अपने गांव से थोड़ा बहुत जमा पूंजी लेकर आए थे और थोड़ा बहुत अपने रिश्तेदार से, अपने जानने वाले से कर्ज लेकर भी आए थे। अब आने के बाद ये खाली हाथ जाना ये उचित नहीं समझते हैं और बड़े दुकान ना लेकर एक छोटा सा दुकान ले लेते हैं और अपने आप में तसल्ली देते हैं, चलो बहुत भक्त आए हुए हैं, ये दुकान भी हमारा खूब चलेगा, और खाना पीना बनाने की सारी वस्तुओं की व्यवस्था करने लगते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में वो मार्केट जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। तभी 4-5 साधु आते हैं। अब बोलते हैं, भक्त हमें कुछ दान दे दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ इस कुंभ मेले में इसका फायदा उठाने। राजा राम जी उन्हें 10 रुपये निकाल के दे देते हैं। साधु बोलते हैं, महाराज ये क्या है, 10 रुपये में आजकल क्या होता है, अब तो बड़े लोग हैं, कुछ दान पुण्य कर दिया करो, कुंभ मेला है। राजा राम कुछ देर सोचते हैं और 50 रुपये का नोट उन साधुओं के हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन तभी ये क्या, उनमें से एक साधु आगे बढ़ता है और राजा राम को कस के दोनों हाथ पकड़ लेता है और दूसरा साधु तुरंत उनका मुंह बंद कर लेता है और तीसरा और चौथा साधु उनके साथ जो भी पैसा कौड़ी था उनका चेक करता है और लेके वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, राजा राम कहीं के नहीं रहते हैं, बिल्कुल खून के आंसू रोने लगते हैं
क्योंकि बड़ा ही मुश्किल से वो जमा पैसा लेके आए थे और कर्ज भी लेके आए थे। अब वो कर्ज कहाँ से चुकाएंगे, ये सोच सोच कर बिल्कुल वो रोने को हो जाते हैं और खाली हाथ लटकाए मुंह वापस आ जाते हैं। जब उनकी पत्नी उन्हें देखती है तो उनसे पूछती है कि आप तो सामान लेने गए थे, खाली हाथ क्यों आ गए। राजा राम कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप रोने लगते हैं। जब पत्नी उनकी ये दशा, ये हालत देखती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। अब पूछती है कि आखिर क्या हुआ, अब बता क्यों न रहे हैं। तो राजा राम सारी स्थिति, सारी घटना को अपनी पत्नी से बयां करते हैं। ये सुनकर पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली हाथ हो गए थे और परदेश में आखिर उनकी मदद कौन करता। तो दोस्तों, कहीं भी पहली मदद की किरण जाती है पुलिस वाले के ऊपर कि हमारे पुलिस वाले हमारे रक्षक हैं, कानून के रक्षक हैं, जरूर हमारी मदद करेंगे। और दोस्तों, वो जाते हैं पुलिस वाले के पास अपना कंप्लेन लिखाने। लेकिन ये क्या, पुलिस का दरोगा ही उन्हें हड़काने लगता है। अब बोलता है, तुम्हें किसने बोला था कि इतना पैसा लेकर इतनी भीड़ में तुम घूमो। ये बताते हैं, सर मैं तो सामान लेने जा रहा था, भीड़ तो अपरंपार है, भीड़ से मैं कब तक बचूं, कहाँ तक बचूं। कुछ साधु के भेष में गुंडे थे, असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने मेरा पैसा छीन लिया है। कृपा करके आप थोड़ा सा पता लगाइए, नहीं तो हम बेमौत मारे जाएंगे। हम प्रदेश से आए हैं, मेरे पास उतना ही पैसा था, आखिर मैं क्या करूँगा। लेकिन दरोगा एक ना सुनता है, उन्हें दुत्कार कर भगा देता है। बोलता हमारे पास और भी काम है, तुम्हारे पैसा मैं कहाँ ढूंढूं, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुम अपनी पैसे की हिफाजत नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा पैसा कहाँ से ढूंढूंगा। दोस्तों, दोनों पत्नी वहीं कोने में बैठकर रोने लगते हैं। तभी एक गाड़ी आके रुकती है जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। उस गाड़ी को देखते ही सभी पुलिस वाले तन कर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उसमें से एक मैडम उतरती है, लोग जोरदार से सलूट करते हैं। दोस्तों, यही मैडम डीजी तिलोत्तमा वर्मा थी। बहुत ही बहादुर, बहुत ही ईमानदार। सभी पुलिस वाले को अपने पास आने की इशारा करती है। सभी पुलिस वाले भागे दौड़े उनके पास जाते हैं। तिलोत्तमा वर्मा उन्हें निर्देश देती है कि देखना, कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी भक्त को या आम नागरिक को या दुकानदार को या गरीब लोगों को तंग ना करे, उनका पैसा ना छीने, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उन पर खासा ध्यान देना। क्योंकि लोग यहाँ देश के कोने कोने से आ रहे हैं। अगर किसी का पैसा गुम हो गया या कोई सामान छीन लिया गया तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी। मुझे और भी कैंपों में जाना है। पुलिस वाले यस मैडम बोल के सुन तो लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना सोचने लगते हैं कि हमें करना क्या है। तभी राजा राम और सावित्री दौड़कर उस मैडम के पास आती है और उनका पैर पकड़कर रोने लगती है। तिलोत्तमा बोलती क्या हो गया, उठो। और उससे पूछती है कि आप दोनों प्रदेश से आए हुए लगते हैं, आखिर रो क्यों रहे हैं। तो राजा राम और सावित्री रोते हुए तिलोत्तमा मैडम को सारी अपनी आप विधि बताते हैं कि मैडम, हम ऐसे ऐसे अपना होटल करना चाहते थे और हम सामान लेने के लिए जा रहे थे। 4 साधु आए और हमारा हाथ पकड़ लिए और मुंह बंद कर दिया और हमारा सारा पैसा छीन लिया। वो कोई साधु नहीं थे, वो चोर लुटेरे थे और साधु को बदनाम कर रहे हैं। साधु तो बहुत भले मानुस, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सुनकर तिलोत्तमा मैडम का सर घूम जाता है। बोलती कोई बात नहीं, आप मुझे अपना दुकान दिखा दीजिए, आप कहाँ रहते हैं ये दिखा दीजिए, बाकी आपका पैसा आपको 2 दिन में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी आपका पैसा आपको मिल जाए। उसके बाद दोस्तों, तिलोत्तमा मैडम वहाँ से चली जाती है और इस बारे में गहनता से विचार करने लगती है कि आखिर कैसे क्या किया जाए। क्योंकि उनको और पोस्टों पर भी जाना था और पोस्टों पर भी अलर्ट करना था और जल्दी जल्दी जाती है, सारे पोस्टों पर निर्देश देती है। और उन्हीं में से एक महिला IPS अधिकारी जिसका नाम था रानी सेन, उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और लेकर चली जाती है। और रानी सेन जो IPS थी, नई प्रशिक्षु IPS थी, अभी नई आई थी और SCP के पोस्ट पर थी, नई लड़की थी। उसे सारी प्लानिंग बताती कि तुम्हें करना क्या है। दूसरे दिन तिलोत्तमा मैडम 10 बहादुर जवानों को भी छांटती है और उन्हें भी दिशा निर्देश करती है करना क्या है। उन 10 को साधुओं के भेष में बदली कर देती है और 10 को साधु बना देती है और रानी सेन को IPS की वर्दी में ही रहने देती है। उसके ऊपर से बुर्का पहना देती है, सर से पांव तक काला लिबास, ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। और उनके पर्स में नोटों के 4-5 गद्दी डाल देती है और अपने प्लानिंग के मुताबिक उन्हें छोड़ देती है। जो 10 बहादुर जवान थे, इनका काम था कि रानी सेन को फॉलो करना, लेकिन दूरी बनाए हुए। किसी भी असामाजिक तत्व को, किसी भी गुंडे बदमाश को यह ना लगना चाहिए कि इसके पीछे कोई आदमी है। अब रानी सेन जिस दुकान पर जाना चाहती थी, उसे पहले ही वो 10 जवान इर्द गिर्द में हो जाते थे। इन सबको देख रही थी कौन? तिलोत्तमा मैडम। क्योंकि रानी मैडम के बुरके में एक बटन में उन्होंने फर्स्ट क्लास स्टिंग ऑपरेशन का कैमरा लगा रखा था और एयरफोन इनके कान में था। सभी दिशा निर्देश 10 जवान को ये कर रही थी। तभी दोस्तों, रानी मैडम बुर्का पहन के अपने पर्स लेके इधर उधर घूमते हुए दुकान घूम रही थी और जगह जगह पर अपने पैसे निकाल रही थी। कुछ भी सामान खरीदना हो तो पूरे पैसे निकाल लेती थी।
ताकि असामाजिक तत्व का नज़र उस पर जाए कि इनके पर्स में बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पकड़े जाएं। अब दोस्तों ऐसा ही होता है, कुछ असामाजिक तत्व का नज़र उनके ऊपर पड़ता है कि इस लड़की के पास बहुत सारा पैसा है और धीरे धीरे उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन सावधानी बस, वो देखते हैं पहले कि इसके पीछे कोई और तो नहीं है। लेकिन जब अच्छी तरह से वो मुआयना कर लेते हैं कि लड़की अकेली है तो उसके सामने वो चारों पांचों प्रकट हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि बच्ची हमें भी कुछ दान पुण्य कर दो। रानी मैडम 50 का नोट निकालती है और उनके हाथ में रख देती है, बोलती ये लो बाबा। वो साधु बोलते हैं इतने से क्या होगा बेटी, मुझे थोड़ा और ज़्यादा पैसा चाहिए। रानी सेन बोलती है कि बाबा पैसे तो मेरे पास हैं लेकिन बहुत अर्जेंट पैसे हैं, घर में बहुत सारा काम है, उसके लिए मुझे बैंक जाना है, ये पैसे मैं आपको नहीं दे सकती। लेकिन ये क्या, चारों में से दो ने फटाफट रानी सेन का दोनों हाथ पकड़ लिया और तीसरे ने उनका मुंह बंद कर लिया और चौथा उनका पर्स छीनने ही वाला था। तभी दोस्तों ये 200 कमांडो जो कि साधु के वेश में थे उनको घेर लेते हैं और जम की उनकी कुटाई करते हैं। तभी वहां डीजी तिलोत्तमा मैडम भी पहुंच जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें एक टेंट में लाया जाता है और उसके ऊपर अच्छी तरह से पुलिसिया थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये महाकुंभ का माहौल खराब कर रहे थे। जब उसकी अच्छी कुटाई होती है तो वो बोलते हैं कि मैडम हमारे टीम में हम लोग 34 आदमी हैं और 4-4 के ग्रुप में हम बटे हुए हैं और हमारा काम यही है कि कहीं भी किसी भी अकेले जन को देखकर उनका पैसा छीन लेना, क्योंकि इतनी बड़ी साधु की भीड़ है कि हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हम पकड़े गए। ये सुनकर तिलोत्तमा मैडम और भी अलर्ट हो जाती है और दूसरे दिन फिर रानी मैडम ऐसे ही भेष बदल के वो घूम रही थी पैसे लेकर। ऐसे करते करते दोस्तों धीरे धीरे उसमें से 4-5 ग्रुप पकड़ा जाता है, आगे और भी पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी इन्हें उन पुलिस वाले को भी चेक करना था कि पुलिस वाले आम पब्लिक की, जनता की कितनी सुरक्षा करते हैं और कितनी मदद करते हैं, क्योंकि राजा राम ने और सावित्री ने रोते रोते बताया था कि उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया था, पुलिस उनकी एक ना सुनी। अब रानी मैडम बुर्का पहने हुए एक पुलिस के दरोगा के पास आती है जहाँ की राजा राम और सावित्री मिले थे। वहाँ आके बोलती है कि हमारे गुंडों ने कुछ पैसे छीन लिए हैं, सर मेरी प्लीज हेल्प कीजिए। वो दरोगा उन्हें फिर हड़काने लगता है कि तुम्हें पैसा लेकर मेला में आने के लिए किसने बोला था, तुम इतने पैसे लेकर मेला में क्यों आई थी, सारी गलती तुम्हारी है। ये सब बातें डीजी तिलोत्तमा मैम सुन रही थी और सब कैमरा में रिकॉर्ड भी हो रहा था। तभी डीजी तिलोत्तमा मैम वहाँ पहुँचती है, उनको देखते ही सारे पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और जोरदार सल्यूट करते हैं। आते ही वो दरोगा से पूछती है कोई भी व्यक्ति लाचार लूटा हुआ तुम्हारे पास कंप्लेन के लिए तो नहीं आया? दरोगा बोलता नहीं मैडम अभी तक किसी कंप्लेन नहीं आया है। तभी वो बुर्का वाली बोलती है कि मैडम मेरे पैसे छीन लिए गए हैं, मैंने सर के पास रिपोर्ट लिया, इन्होंने मुझे ही धमका रहे हैं, मुझे भी डरा रहे हैं और मुझे यहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। तभी वो दरोगा बोलता है नहीं मैम ये झूठ बोल रही है, ये बहुत सारा पैसा लेकर खुद ही घूम रही थी, कहाँ गुम की है और ये रिपोर्ट साधु के ऊपर लगा रही है, तभी साधु तो ऐसे काम नहीं करते हैं। तभी तिलोत्तमा मैम जोरदार थप्पड़ उस दरोगा को मारती है और रानी सेन की ओर इशारा करती है। रानी सेन फटाफट अपना बुर्का उतार देती है। अंदर आईपीएस की वर्दी में एसीपी रानी सेन थी। उसको देखते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो समझ जाता है कि ये जाल में फंस चुका है। तभी डीजी तिलोत्तमा मैम बोलती है कि तुम इस मेले के लिए फिट नहीं हो, यहाँ ड्यूटी के लिए फिट नहीं हो, और उसे वहीं खड़े खड़े सस्पेंड कर देती है और उसे लाइन हाजिर कर देती है। दोस्तों ये तो एक शुरुआत थी तिलोत्तमा मैम की। तिलोत्तमा मैम आगे क्या क्या करती है, कैसे कैसे बदमाशों को पकड़ती है, सब मैं आपको बताता रहूँगा। बंदे रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी नई नई कहानियाँ मिल सके। और तिलोत्तमा मैम के लिए और रानी सेन के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब वक्त आ गया है उन प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है मनोज कुमार दास का। ये लिखते हैं सर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मनोज जी आपका दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है बिहार से वीरेंद्र कुमार का। ये लिखते हैं सर कुंभ मेला में मैं भी जाऊंगा। तो विनोद जी आपका स्वागत है, कुंभ मेला जाना चाहिए, हर सनातनी को जाना चाहिए, आपका दिल से धन्यवाद। और तीसरा कमेंट है समीर चक्रवर्ती का। वो लिखते हैं कि सर कुंभ मेला में कोई पुण्य करने जाता है और कोई पाप बटोरने जाता है। तो समीर जी ये तो अपनी अपनी मानसिकता है, किसी को अमृत चाहिए, किसी को विष चाहिए। और चौथा कमेंट है पवन चौरसिया का उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं हर सनातनी का उत्तर प्रदेश में स्वागत है। तो पवन जी आपका दिल से धन्यवाद। और पांचवा कमेंट है जितेंद्र कुमार का। ये लिखते हैं कुंभ में सिर्फ वही जा सकता है जिसे भगवान बुलाते हैं। तो जितेंद्र जी ये तो अपनी अपनी मान्यता है। कमेंट करने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।